गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर से मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। पिछले क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री 8.1 एक्सरसाइज से लेकर के 8.4 तक का और रिवीजन मिसलेनियस भी हम लोग कर चुके हैं। अब जो है हम लोग उसके आगे का जो एक्सरसाइज है उसके बारे में हम लोग पढ़ना चाहेंगे। तो उस एक्सरसाइज का जो नाम है वो है ऊंचाई एवं दूरी। क्या नाम है उसका? ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी, इसको कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस जो है, ऊंचाई एवं दूरी जो है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आसान भी है। जिसे हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो पतंग का जो डोरी है कितना दूर रहता है ना। हम दूरी से पतंग का जो डोरी है, हम डोरी को जितना लंबा मेरे पास डोरी रहेगा उतना ऊंचा पतंग जाएगा। तो जितना लंबा डोरी है ना, उतना ही पतंग ऊंचा जाएगा। लेकिन कितना ऊंचा जाएगा इसका हमको यदि ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस का प्रयोग करेंगे। समझे? किसी भवन है, भवन को हम देख रहे हैं, भवन कितना ऊंचा है इसका दूरी निकालने के लिए, इसका ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, भवन से हम कितना दूर हैं और वह कितना ऊंचा है, इस सब चीज़ का प्रयोग करने के लिए हमें जो है हाइट एंड डिस्टेंस की आवश्यकता होती है। आसमान में एरोप्लेन जा रहा है, हमने एरोप्लेन को देख रहा है कि नहीं? तो यदि हमको उसके हाइट निकालना है ना, कि वो कितना ऊंचा में उड़ रहा है, तो ये सब तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें ऊंचाई एवं दूरी की आवश्यकता होती है। इसी के कंसेप्ट से हम इस तरह के प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई एवं दूरी, ठीक है। देखिए, इसमें जो है आपको मुख्य जो है कुछ आपको वैल्यू जो है, जो आपको हमेशा थोड़ा बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। जिससे क्या है कि 30, 45, ठीक है, और 60। 30, 45 और 60 है ना। किसके लिए भाई? तो साइन, कॉस और टैन। साइन 30 के लिए वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। कॉस 30 का मान तो √3/2 होता है। कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। कॉस 60 का मान तो आपका 1/2 होता है। tan 30 का मान 1/√3 होता है। tan 45 का मान 1 होता है। tan 60 का मान तो आपका √3 होता है। ये जो आपका है साइन कॉस टैन, अक्सर ये 3 चीज़ का हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए। और ये जो आपका 30, 45, 60 जो है, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साइन 30 लगाएंगे तो कितना मान इसका होना चाहिए, साइन 60 के लिए, साइन 45 के लिए, इसी प्रकार कॉस और टेन के लिए। और कहीं कहीं आप देख रहे हैं √3 और √2 देख रहे हैं, तो आपको √2 और √3 का भी वैल्यू आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आप यहाँ पे √2 बराबर, √2 का जो वैल्यू होता है 1.414 यानी 1.414। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 1.41, 1.41। उसी प्रकार √3 का मान 1.732 होता है। इतना ना लेकर के हम इसको शॉर्ट में थोड़ा करते हैं 1.73। तो आप इस तरह से यदि आप इतने सारे बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं तो आप मैथ बिल्कुल ही बना सकते हैं, ठीक है। अब ये तो बात हो गया √2 और √3 का वैल्यू। √2 का के लिए 1.41
और √3 के लिए 1.73। ये सब वैल्यू आपको मैथ बनाने में आपका सहयोग करेगा। ठीक है, चलिए अब जो है हम इसमें बात करते हैं, दो तीन मुख्य बातें हैं। ठीक है, जैसे क्या है, कहीं कहीं बात आएगा आपका क्षैतिज का बात आएगा। ठीक है, तो क्षैतिज का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि क्षैतिज जो होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, ये आपका हॉरिजेंटल है। ठीक है, और कहीं पे बात आपका आएगा उदगर का बात आएगा, उदग्र, समझे, उदगर का बात आएगा, उदग्र। तो उदगर का मतलब आपका वर्टिकल होगा इस प्रकार से। ठीक है, क्षैतिज का मतलब ये हो गया, उदगर का मतलब आपका खड़ा वाला हो गया। क्षैतिज बोले तो पड़ा और उदगर बोले तो खड़ा। ठीक है, क्षैतिज बोले तो पड़ा और उदगर बोले तो खड़ा। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा दो मुख्य बातें हैं। यहाँ पे जैसे जब किसी वस्तु को हम देख रहे हैं तो हमारे नेत्र है ना, के नेत्र पर एक कोण बनता है, समझे। जब किसी वस्तु को हम देख रहे हैं या ऊपर देख रहे हैं या नीचे देख रहे हैं तो यहाँ पे दो तरह का कोण का निर्माण होता है। उसको एक को बोलते हैं उन्नयन कोण और एक को बोलते हैं अवनमन कोण। ठीक है, एक को क्या बोलते हैं उन्नयन कोण और एक को क्या बोलते हैं अवनमन कोण। आइए अब जो है हम लोग उसके बारे में देखेंगे कि कौन सा उन्नयन कोण होता है और कौन सा अवनमन कोण होता है। तो चलिए पहले आप थोड़ा सा इसको एक स्क्रीनशॉट कर लें ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लीजिए। हाँ, अब हम यहाँ पे दो आपको मुख्य बात बताएंगे, एक हो गया उन्नयन कोण, एक हो गया अवनमन कोण। ठीक है, तो सबसे पहला बात उन्नयन। उन्नयन कौन सा कोण, उन्नयन, है ना, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, उन्नयन, तो उन्नयन का मतलब ऊ से ऊपर होता है, ऊ से क्या होता है ऊपर, और उससे होता है उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है ऊपर, यानी ऊपर कहाँ, ऊपर अचानक ऊपर हो जाएगा, ऊपर कहाँ, ऊपर जो है कैसे होगा ऊपर, तो ऊपर होने के लिए क्या नीचे से आना पड़ेगा तो ना ऊपर होगा, नीचे से ऊपर, कहाँ से, नीचे से ऊपर। आपको याद रखना पड़ेगा उन्नयन का मतलब ऊपर होता है, लेकिन ऊपर कहाँ से, तो नीचे से ऊपर, कहाँ से, नीचे से ऊपर। यानी उन्नयन कोण जो बनता है ऊपर बनता है, नेत्र के ऊपर, कहाँ बनता है ऊपर। ठीक है, इससे सपोज हमने जो है यहाँ पे मान लो ये कोई व्यक्ति है, समझे, ये कोई क्या है व्यक्ति है। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति है ना। अब यह जो है यहाँ पे कोई उड़ता हुआ पतंग है, समझे, इसको यह जो है देख रहा है। ठीक है, इसको यह देख रहा है, तो यहाँ इसके नेत्र से, इसके नेत्र से, ठीक है, जब इसको जब देखेगा ना तो यहाँ जो कोण बनेगा, ठीक है, यही आपका कोण जो है कहलाएगा उन्नयन कोण। क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। इसको बोलेंगे उन्नयन कोण, माने नेत्र, तो नेत्र हो गया, और इस जो रेखा है इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और जब किसी वस्तु को हम देखते हैं तो वस्तु और नेत्र को मिलाने वाली रेखा एक कहलाता है दृष्टि रेखा। क्या कहलाता है, दृष्टि रेखा कहलाता है, समझे। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के बने कोण को क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, उन्नयन कोण, समझे। उन्नयन का मतलब क्या, उन्नयन का मतलब है ना नीचे से ऊपर, उससे उन्नयन और उससे ऊपर, यानी उन्नयन कोण बनता है नेत्र के ऊपर बनता है, समझे। और अब एक बात हो गया अवनमन, अवनमन कोण। दूसरा क्या बात हो गया, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण क्या हो गया, उल्टा, ये ऊपर बनता है तो ये नीचे बनेगा, कहाँ बनेगा, नीचे, यानी इसमें व्यक्ति जो है नीचे की ओर देखेगा। देखिए जैसे है ना, ये देखिए व्यक्ति है, और मान लो यहाँ पे कोई कुंड है, जो जल कुंड है ना, इसमें क्या है, जल है। ठीक है, और इसमें जो है ये देखिए मछली है, ये क्या है, मछली है। तो ये व्यक्ति जो है यहाँ देखेगा, ठीक है, इसके आँख से ऐसे किरण आएगी,
ऐसे देखिएगी, ये आपका हो गया, समझे। तो ये आपका हो गया क्षैतिज रेखा, और ये आपका क्या हो गया, दृष्टि रेखा। ये क्या हो गया आपका, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा है ना, दृष्टि रेखा। और यहाँ जो कोण बनेगा, समझे, यहाँ जो कोण बनेगा, ये वाला आपका कोण क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा, अवनमन कोण। यानी नीचे की ओर बना, यहाँ बना, ऊपर की ओर बना, और वहां पे क्या बना, चलो इसको मिला देते हैं इस प्रकार से, समझे। यहाँ क्या बनेगा, अवनमन कोण बना, समझे। यानी अब थोड़ा सा एक बात आप ध्यान देंगे, इधर उन्नयन कोण ऊपर बनता है, अब अवनमन कोण क्या बनता है, नीचे बनता है, समझे। यानी इसको थोड़ा सा ऐसे भी हम दिखा सकते हैं, इस प्रकार से बना करके, समझे। कि यहाँ कोई थीटा है, यहाँ जो कोण बनेगा, यही आपका कोण अवनमन कोण कहलाएगा, अवनमन, अवनमन कोण, ठीक है। और यहाँ पे ये ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो आपका कोण होगा थीटा, ये आपका क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा, उन्नयन कोण, समझे। ये जो बनेगा ना, यहाँ जो नीचे की ओर देखेंगे, ये थीटा जो है यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका उन्नयन अवनमन कोण हो जाएगा, ये आपका उन्नयन कोण हो जाएगा। तो ये आपको दो मुख्य बातें हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में पहले आपको इसके बारे में समझ गए। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट पहले कर लें, ठीक है, कि कौन सा उन्नयन कोण और कौन सा अवनमन कोण है, ठीक। इतना आप समझ गए, तो चलिए अब इसके बारे में हम फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए देखिए, हमने यहाँ पे आपको लिख दिया है क्षैतिज रेखा, पृथ्वी तल के समानांतर खींची गई रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है, ठीक है। ये आपका पृथ्वी तल के समानांतर खींचा गया रेखा है, ये आपका क्षैतिज रेखा है। उदग्र रेखा, पृथ्वी तल के लंबवत खींची गई रेखा उदग्र रेखा कहते हैं, लंबवत, वर्टिकल, ये आपका वर्टिकल है, ठीक है, उदग्र रेखा। दृष्टि रेखा, दर्शक के नेत्र और वस्तु को मिलाने वाली रेखा, जैसे जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, हमारे नेत्र और वस्तु को जो मिलाने वाली जो रेखा होती है, उस रेखा को बोलते हैं दृष्टि रेखा, ठीक है। देखिए दर्शक है, एक पतंग उड़ रहा है, ऊपर है, समझे। तो नेत्र से वस्तु की ओर जो देख रहे हैं, जो रेखा मिला रही है उस चीज को, नेत्र और वस्तु को, उससे बोलते हैं दृष्टि रेखा, ठीक है। उन्नयन कोण, इसमें वस्तु ऊपर और दर्शक नीचे होता है। वस्तु कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, जैसे हवाई जहाज को देखना, किसी भवन के चोटी को देखना, है ना, किसी टावर को देखना, किसी पेड़ के ऊपर वाली शाखा को देखना, है ना। तो वैसे स्थिति में वस्तु ऊपर और दर्शक नीचे होता है, ठीक है। अवनमन कोण, इसमें दर्शक ऊपर और वस्तु नीचे होता है। जैसे वस्तु ऊपर माने वस्तु नीचे है और दर्शक ऊपर है। जैसे पानी में मछली को देखना, आसमान से आसमान से धरती पर देखना, है कि नहीं, किसी मीनार पर या किसी भवन के ऊपर से नीचे की ओर देखना, तो ये सब आपका क्या होगा, अवनमन कोण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम जो है इस पे कुछ क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं, ठीक है। देखिए कितना ही इंटरेस्टिंग है और कितना ही आसान है, बिल्कुल आप कंसेप्ट के साथ बने रहें, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कहता है एक पतंग की डोरी, क्वेश्चन है एक पतंग की डोरी, एक पतंग की डोरी भूमि के साथ 30 डिग्री, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, का कोण बनाते हुए 40 मीटर तक जाता है, तो
पतंग की ऊंचाई बतावे। तो पतंग की ऊंचाई ऊंचाई बतावे। आइए देखते हैं। कहता है एक पतंग की डोरी भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 40 मीटर तक जाता है, तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। आपने कभी पतंग उड़ाया है? आपने पतंग कभी उड़ाया है? जरूर। तो आपने देखा होगा कि एक पतंग की डोरी भूमि की लंबाई, एक पतंग की डोरी भूमि के साथ यानी डोरी ऐसे पकड़े हुए हैं, ऐसे जा रहा है ना। तो 30 डिग्री का कोण बनाती है, यानी ये आपका डोरी है, ये आपका क्या है? डोरी है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये डोरी है और ये आपका क्या है? पतंग है ना, ये आपका पतंग है। भूमि के साथ यानी ये आपका भूमि हो गया। 30 डिग्री का कोण बनाता है। कहता एक पतंग की डोरी भूमि के साथ 30 डिग्री, ये आपका डोरी है और ये आपका भूमि है के साथ 30 डिग्री का कोण बनाया। कहता है कोण बनाते हुए 40 मीटर तक जाता है, यानी यहां से उड़ते हुए कहां तक गया है? 40 मीटर तक जाता है। तो कहता है बताइए पतंग की ऊंचाई क्या है, यानी भूमि से उसका ऊंचाई क्या है। देखिए आ गया ना। एक पतंग की डोरी भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 40 मीटर तक जाता है, तो पतंग की ऊंचाई बतावे। तो ये आपका पतंग है, ये आपका डोरी है, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 40 मीटर तक जाता है। तो बताइए कि आखिर वो पतंग कितना ऊंचा है, यानी जमीन से ही नहीं देखेंगे कितना ऊंचा है। तो आपका जमीन हो गया, भूमि हो गया, भूमि से कितना ऊंचा है आपको ए वाला मान निकालना है। ये आपका हाइट हो गया। अब आप ध्यान देंगे कि ए आपका क्या है? लंब है। ए आपका क्या हो गया? कर्ण है। तो लंब और कर्ण के लिए हम क्या लेते हैं? साइन थीटा। लंब के और कर्ण के लिए क्या लेते हैं? साइन थीटा लेते हैं, है ना। लंब और कर्ण, लंब और कर्ण, हमको कर्ण पता है, लंब पता नहीं है। तो यहाँ हम क्या लेंगे? साइन थीटा लंब बटे कर्ण। थीटा कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। 30 डिग्री हो गया बराबर लंब, लंब का मतलब पी। लंब कितना है? तो भाई एच है ना। और कर्ण कितना हो गया? एच का इसका मान कर्ण, कर्ण कितना हो गया? 40। समझे? 37 का मान कितना होता है? 1/2 होता है, हमने पहले ही बताया था। एच बटे 40। अब आप काट दीजिए, मल्टीप्लाइकेशन 2h बराबर 40, 20 दूनी 40 यानी h बराबर 20 मीटर। यानी आपका कितना आएगा? यानी पतंग की ऊंचाई बराबर कितना आ जाएगा? 20 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको समझ में आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट आप समझ गए, आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। चलिए अभी हम एक क्वेश्चन आपको और बताएंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट कर ले। चलिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट कर लिए। हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, हमारे साथ बने रहें और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें, ठीक है। आइए एक हम क्वेश्चन लेते हैं फिर से। एक बिजली का एक खंभा, क्वेश्चन है एक बिजली का एक खंभा, एक बिजली का एक खंभा 30 मीटर लंबा है, 30 मीटर लंबा है, ठीक है। कहता है इसे खड़ा रखने के लिए, इसे खड़ा रखने के लिए, इसे खड़ा रखने के लिए एक तार है, इसे खड़ा रखने के लिए एक तार है, एक तार है जो जो भूमि के साथ 30 डिग्री है ना का कोण बनाता है, का कोण बनाता है, ठीक है। तो यह तार खंभा के पाद बिंदु
से भूमि को कितनी दूरी पर स्पर्श करता है, कितनी दूरी पर स्पर्श करता है। आइए क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लें। एक बिजली का एक खंभा, आप पोल देखें, पोल उसी का बात कर रहे हैं। एक बिजली का एक खंभा 30 मीटर लंबा है, ठीक है। एक बिजली का एक खंभा 30 मीटर लंबा है। इसे खड़ा रखने के लिए एक तार है जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यह तार खंभा के पाद बिंदु जहाँ पर स्थिर है, ठीक है, से भूमि को कितनी दूरी पर स्पर्श करता है। चलिए बिल्कुल ही आसान सवाल है, बस क्वेश्चन को आप पढ़िए और इसको देखिए और इस मन में सोचिए कि क्या कैसे पोल, आप पोल देखें, पोल खड़ा रहता है, कैसे उसमें तार को बांध दिया जाता है ताकि वो हिलडुल नहीं करे, गिरे नहीं, है कि नहीं। इसी प्रकार का क्वेश्चन है। आइए पढ़ते हैं इसको, देखते हैं। एक बिजली का एक खंभा, सपोज एक खंभा है, ठीक है, कहता है 30 मीटर लंबा है, यानी कितना लंबा है, ये आपका पोल कितना लंबा है, 30 मीटर का है, ठीक है। ये आपका भूमि है, भूमि पे इसे खड़ा रखने के लिए एक तार है जो कि भूमि के साथ, अब बताइए, या तो आप इधर तार से इसमें भूमि के साथ लगा दीजिए या आप इधर, और यह तार जो है 30 डिग्री के साथ भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी जो तार है, इसको पोल को जो खड़ा रखने के लिए जो तार का यूज किए हैं वो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो क्या कहता है, बनाता है। तो यह तार खंभा के, यह जो तार है खंभा के पाद बिंदु माने यहाँ से भूमि के कितनी दूरी पर स्पर्श करता है, यानी कहता है यहाँ से कितना दूर पर ये तार को भूमि के साथ बांधा गया है। यानी ये आपको दूरी निकालना है, ये आपको दूरी निकालना है। सपोज यहाँ से यहाँ हम x मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं, और ये अब हमारा जो है 30 मीटर है। तो ये आपका लंब हो गया, ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया। तो लंब और आधार, लंब और आधार, लंब आधार किसके लिए, tan थीटा, लंब आधार किसके लिए, tan थीटा। यानी हम यहाँ पे tan थीटा का प्रयोग करेंगे। tan थीटा का मतलब लंब बटे आधार, लंब का मतलब आपका ये हो जाएगा, है ना। यदि सपोज नाम दे दिए इसका ABC, नाम दे दिए, तो लंब का मतलब AB हो जाएगा और आधार का मतलब आपका BC हो जाएगा। और थीटा कितना, 30 डिग्री, tan यहाँ हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री हो जाएगा, बराबर AB का मतलब 30 और BC का मतलब क्या हो जाएगा, x। tan 30 का मान कितना होता है, हमने पहले भी बताया था, 1/√3 बराबर 30 बटे x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से यहाँ x हो जाएगा, 30√3 मीटर। यानी कितना दूरी पर ये आपका हो जाएगा, यानी भूमि को जो स्पर्श करेगा पोल को, है ना, वो आपका 30√3 मीटर की दूरी पर स्पर्श करेगा, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। इसी तरह से हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ आगे बढ़ेंगे, है ना। ये अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट तो दिया, इस कॉन्सेप्ट को आपने समझा और फिर हम लोग आगे नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक आपका काम है आप और अधिक से अधिक बच्चों को प्रेरित करें, उन्हें बताएं कि आपका ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया है, ऑनलाइन क्लास से जुड़ें। ऑनलाइन क्लास विशेष जानकारी के लिए आपको बताया गया है कहाँ पे संपर्क करना है, किस तरह से संपर्क करना है, कैसे हमें जुड़ना है। तो अधिक से अधिक संख्या में हमारे ऑनलाइन क्लास से जुड़कर लाभ उठाएं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।